नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के एक शिक्षक ने अपनी मैट्रिक की छात्रा के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उसने चाकू से गोदकर छात्रा की हत्या कर दी और शव को मिट्टी से ढक दिया। घटना कांटी थाना क्षेत्र के डेमहा गांव की है। मामला उजागर होते पुलिस ने तत्परता से हत्याकांड की जांच शुरू कर दी। जांच में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। लड़की कांटी के एक कोचिंग में मैट्रिक की तैयारी कर रही थी। इसी बीच वहां के टीचर विवेक कुमार से उसकी दोस्ती हो गई। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। इस दौरान टीचर ने मैट्रिक में नंबर बढ़ा देने का झांसा देकर स्टूडेंट के साथ कई बार फिजिकल रिलेशन बनाया। 2 साल तक आरोपी टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। कुछ दिन पहले टीचर विवेक की शादी दूसरी जगह तय हो गई। इस बात की जानकारी लड़की को लग गई। उसके बाद लड़की लगातार शादी करने का दबाव अपने गुरु पर बनाने लगी। लड़की लगातार अपने टीचर को धमकी भी दे रही थी कि वह शादी नहीं करेगा तो उसके घर पर जाकर वह हल्ला हंगामा करेगी। यह टीचर को नागवार गुजरी। प्लानिंग कर उसने पहले चाकू खरीदा, उसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। उसके बाद शव को मिट्टी में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी टीचर विवेक कुमार को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। सुबह काटी थाना को खबर मिली कि एक ढेमा गांव जो कि काटी थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए थाना द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर उस लाश को कब्जे में लिया गया। और उसके बाद उसकी शिनाख्त, जिसको देखने से ये समझ में आ रहा था कि उस लड़की के ऊपर मल्टीपल स्टैबिंग जो कि उसके मुंह पे और गर्दन पे किसी धारदार हथियार के द्वारा किया गया। इसके तुरंत बाद लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उसकी पहचान की कार्रवाई की गई, जिसमें पता चला कि वो लड़की मीनापुर पानापुर ओपी अंतर्गत के ही रहने वाली है, जिसके परिजनों द्वारा आकर उसे पहचान लिया गया। इसके बाद तो त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवीय और टेक्निकल साक्ष्य संकलन किया गया, जिसमें पता और उसके परिवारजनों द्वारा भी बताया गया। जिसके बाद पता चला कि वो लड़की एक कोचिंग में पढ़ती थी, जहाँ पिछले 2 साल से जिस कोचिंग में पढ़ रही थी, वहाँ के ही जो उसके जो गुरु थे जो उस कोचिंग में उसको पढ़ाते थे, उसी के द्वारा संभवतः यह घटना कारित की गई है। इस बात का सत्यापन करने हेतु पुलिस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला गया, जिसमें देखा गया कि 25 तारीख की दोपहर को, जिस दिन से वो लड़की मिल नहीं रही थी अपने घर वालों को, उस दिन दोपहर को वो लड़की उस कोचिंग में आई थी साइकिल से, और कुछ ही देर बाद वो उस कोचिंग से निकलती है बिना साइकिल के। और उसके कुछ ही देर बाद उसके जो गुरु हैं वो भी वहाँ अपनी एक मोटरसाइकिल डीलक्स से उसी रास्ते में जाते हुए दिखते हैं। इस बात को और इसके साथ साथ अन्य साक्ष्य संकलन करते हुए पुलिस के द्वारा कल दोपहर को उसके जो कोचिंग के गुरु थे, टीचर थे, उनको गिरफ्तार किया गया। उसकी गिरफ्तारी उपरांत उसके द्वारा बताया गया कि यह घटना उसी के द्वारा कारित की गई है। जहां लड़की की लाश मिली है वह जमीन उसी की है, और उसके द्वारा एक धारदार हथियार जो कि एक चाकू था, उसे खरीदा गया था 2-3 दिन पहले, और उसी हथियार से उस लड़की के गर्दन पे और चेहरे पे वार करके उसकी हत्या की गई थी। इसके साथ साथ उस लड़की का जो बैग था और वो जो मोटरसाइकिल घटना में इस्तेमाल की गई थी और वो चाकू, सब कुछ पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। और ये जो जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार काटी थाना द्वारा एक 16 साल की लड़की की हत्या के केस में उसके ही गुरु को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मुजफ्फरपुर में ठंड से जहां एक तरफ लोग त्रस्त है, वहीं चोर गिरोह मस्त है। शनिवार की रात चोरों ने एक बड़ी शॉपिंग मॉल को निशाना बनाया है। घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के चुरन छपरा रोड नंबर 1 के सामने स्थित मेगा शॉपिंग मॉल की है। चोरों ने शॉपिंग मॉल के शटर का ताला काटकर महंगे कपड़े और कैश पर हाथ साफ कर दिया। रविवार की सुबह जब मॉल खोलने के लिए कर्मचारी पहुंचे तो शटर खुला देख सभी के होश उड़ गए। मैनेजर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शॉपिंग मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हो गई है। इसमें दिख रहा है कि 2 की संख्या में आए चोरों ने पहले घंटों बैठकर शटर का ताला तोड़ा।
उसके बाद अंदर प्रवेश कर महंगा कपड़ा, तेल, साबुन, बिस्किट समेत कई महंगे आइटम पर हाथ साफ कर आराम से निकल गए। मैनेजर चंद्रवीर सिंह ने बताया कि नकदी समेत लाखों की चोरी हुई है। इधर ब्रह्मपुरा थानेदार मोहम्मद आलम ने बताया कि सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। सुबह जब आए तो देखे ताला दोनों कटा हुआ है, उसके बाद शटर उठा था लगभग 3 फीट। तो हमने देखा, उसके बाद फिर हमने सर को कॉल किए, उसके बाद सब लोग आए तो फिर अंदर देखे तो थोड़ा सा बहुत बिखरा पड़ा हुआ था। उसके बाद कैश काउंटर का पूरा जो दराज होता है वो पूरा खुला हुआ था। बाकी अभी चेक किया जा रहा है क्या क्या लेके गए हैं। हाँ, काउंटर तो खुला था और कुछ कैश था जिसमें नहीं मिल रहा है, और बाकी और कैमरा चेक हो रहा है। सीसीटीवी में क्या कुछ एक्टिविटी? सीसीटीवी में बस 2 आदमी दिख रहे हैं, जिसमें गेट पे लगभग 1 घंटा तक वो लोग ताला काटने में टाइम लगाया। उसके बाद अंदर में 1.5 से 2 घंटा तक अंदर में वो लोग रुके हैं। सायरन नहीं लगा हुआ इसमें? नहीं, सायरन नहीं लगा हुआ। जो किस तरह का आवाज़ जो बैंक में रहता है? हाँ, नहीं वो तो नहीं लगा हुआ है। क्या हो गया बताइए। अभी सुबह में जब स्टाफ ओपनिंग कराने के लिए आए तब देखा कि दोनों ताला कटा हुआ है और शटर उठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पे तो देखे सब चीज़ का, तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। उसके बाद स्टॉक भी बहुत सारा निकला हुआ है, लेकिन वो स्टॉक टैग का जानकारी होगा जब स्टॉक टैग होगा हमारे यहाँ। बाकी सीसीटीवी में दिख रहा है कि 2 लोग हैं जो 1 बजे के आसपास में एंट्री किए हैं स्टोर के अंदर और सुबह के 3:30-4 बजे तक अंदर में है। वो सारा चीज़ अभी जांच किया जा रहा है कि कहाँ पे वो गए हैं, क्या लिए हैं, नहीं लिए हैं। और स्टॉक टैग की टीम भी दिल्ली से निकली हुई है, वो आएगी यहाँ पे स्टॉक टैग करेगी, तभी क्लियर हो पाएगा कि स्टॉक कितना निकला हुआ है। अभी कितना ब्रांच है यहाँ पे मुजफ्फरपुर में तो एक ही है, पैन इंडिया में 40 ब्रांच है अपना। ठीक है, तो ये मुजफ्फरपुर में एक ही है और पुलिस को भी कंप्लेंट किया गया, तो पुलिस आई, विजिट करके गई है। वो फिर कितना ले गया अभी अप्रॉक्स कुछ नहीं बता सकते, लेकिन सब चीज़ ले गई है, सब चीज़ का जांच हो रहा है। लगभग लाखों का नुकसान, लाखों से ज़्यादा का नुकसान है, क्योंकि इतने बड़े स्टोर में अगर कोई आया है अंदर तो वो ऐसे खाली तो जाएगा नहीं। लाखों से ज़्यादा का है, लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं हो पाया है। जब तक स्टॉक टैग की टीम नहीं आती है तब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। बिहार में एक बार फिर तख्ता पलट हो गई है। गठबंधन भले बदल गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहे। रविवार की सुबह उन्होंने इस्तीफा देकर शाम को फिर से पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। उनके मंत्रिमंडल में फिलहाल 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने। एक दिन में ही बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गई। बिहार में एक दिन पहले एक जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों की सरकार थी। अब जेडीयू के पाला बदलने से राज्य में एनडीए की सरकार लौट आई है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटने के बाद पब्लिक की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए सुनते हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और इस बार वो एनडीए के साथ जाकर फिर से एक बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ले लिया है। ऐसे में हम मुजफ्फरपुर के सड़कों पर हैं और जनता की राय को टटोलने की कोशिश करते हैं कि वो एनडीए के साथ गए हैं, क्या इस बार कोई डिफरेंस आएगा जनता के बीच। लोगों से बात करेंगे। बिहार में सरकार जो है फिर नई सरकार बनी है एनडीए के साथ, कैसे देखते हैं? ये अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि तेजस्वी का जो काम था युवाओं के हित में था, रोजगार का बात चल रहा है, और नीतीश कुमार राम मंदिर के हवा पे लग रहा है कि फिर से ये पलटी मारे हैं, जो कहीं से ही उचित नहीं लग रहा है। आप किसको पसंद करते हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? तेजस्वी यादव। क्यों? युवा जोश है, जो युवा के लिए काम कर रहे हैं। आप शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देखिए, कितना बेरोजगार हम युवा है, तो सबको रोजगार चाहिए। उन्होंने रोजगार मुहैया कराया है। नीतीश कुमार कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए जो गति प्रदान किया वो तेजस्वी यादव ही। अगली बार क्या जनता जवाब देगी विधानसभा चुनाव में? देना तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं क्या काम में डिफरेंस आएगा? जो काम पे अभी काम का तो राजनीति ही नहीं चल रहा है। अभी देख रहे हैं सब क्या चल रहा है, राम मंदिर तो ये तो वो, तो ज़्यादातर जनता तो ये है, निरक्षरता ज़्यादा है।
तो ज़्यादातर लोग तो क्या है, जो हवा बनता है उसी की तरफ झुकाव होता है। लेकिन अगर मेरा राय मानिएगा तो तेजस्वी को ही आना चाहिए। होना चाहिए। और लोगों से बात करते हैं। बताइए, सरकार बदल गई, एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बिहार में तो मोदी सरकार का ही जलवा है। मोदी सरकार के साथ आ गए हैं, डिफरेंस आएगा कोई? बहुत आएगा, बहुत क्या बदलाव difference आएगा। बताइए। बिहार में गरीब को राशन खिला रहे हैं मोदी सरकार, तो उन्हीं को हित में जाएगा बिहार का आदमी। विशेष तो यही रहेगा। तो आप किसको पसंद करते हैं बिहार में, तेजस्वी यादव को या नीतीश कुमार? समय आने पर जनता बताएगा। चलिए, और भी लोग हैं मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। किसको पसंद करते हैं, नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या तेजस्वी यादव को? फिलहाल तो मेरी पसंद तेजस्वी यादव है, क्योंकि वो युवा है और उनका 1-1.5 साल का जो भी कार्यकाल रहा है अगस्त से अभी तक, तो उसमें थोड़ा बहुत काम हुआ है, जैसे नौकरी वोकरी दिया गया है। और उनका जो नीति था, जाति जनगणना जो काम था, तो उन्होंने अपने जो पार्टी का स्टैंड था उस पर काम किया है। तो जो काम किया वही बेहतर है। फिलहाल नीतीश कुमार तो लग रहा है विचारविहीन आदमी है, मतलब जिधर उसको सत्ता मिलेगा, जिधर से फ़ायदा मिलेगा उधर चला जाता है। तो ये दुर्भाग्य भी है बिहार के लिए से ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे है जिसके पास कोई नीति पॉलिसी है नहीं, उस बस अपॉर्चुनिस्ट है आदमी। वो जहाँ उसे फ़ायदा मिलेगा वो वहीं पहुँच जाएंगे। तो ये अच्छी राजनीति तो नहीं है मेरे ख्याल। पलटी मारना। जी जी जी। चलिए, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ मुजफ्फरपुर से ही। मुजफ्फरपुर से। और भी लोगों से हम बात करें, आप कहाँ से हैं? मैं टेंगरारी से हूँ। अच्छा, किसको पसंद करते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार को जी। कैसे? वो अच्छा अभी विकास चल रहा है, जैसे नीतीश कुमार के सरकार में अच्छा विकास चल रहा है और आगे विकास चलते रहेगा। पलटी का बार बार मार जाते हैं वो तो ऐसे वो। चलिए, और भी लोगों से हम बात करेंगे। कहाँ, यहीं से हैं आप? हाँ। किसको पसंद करते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव को? हम एनडीए को पसंद हैं। एनडीए को। एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन गई है, बहुत अच्छी है। खुश हैं? और विकास होगा तेजी से? विकास तो होना चाहिए। विकास होना चाहिए। मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर से। सरकार फिर बदल गई, एनडीए की सरकार आ गई है, किसको पसंद करते हैं, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? हम लोग तो दोनों में नीतीश कुमार के परिवर्तन कर रहे हैं, सोच रहे हैं फिर से बने, लेकिन अभी भी विकास कुछ नहीं करे। विकास के लिए बहुत प्रयास करें, विकास कम से कम करें। विकास के मामले में अगर विकास करते तो हम लोग प्रदेश नहीं जा पाते ना। कभी अभी तक ना कोई फैक्ट्री ना कोई अथी लगा रहे हैं, उसके लिए ध्यान देना चाहिए सरकार को। दोनों में से कोई पसंद नहीं है? पसंद देखिए, पसंद वही सरकार को करेंगे जो सरकार काम करेगा चल के। अब सरकार बनाने को तो बना रहे हैं, सब बना रहे हैं बिगाड़, लेकिन काम भी तो चाहिए ना। काम भी चाहिए। काम भी चाहिए। हम सरकार बनने से, गिरने से जनता का ही नुकसान है। जनता के नुकसान है। हम लोग मान लीजिए 3 दिन 4 दिन के रास्ते में जाते हैं, अगर बिहार के अंदर फैक्ट्री होता है, कोई व्यवस्था बात होता है तो हम लोग तो नहीं जा पाते ना। बिल्कुल बिल्कुल। रोजगार अगर यहाँ होता तो बाहर नहीं जा पाते। किसको पसंद करते हैं, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? फिर से एक मरतबा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार शपथ ले चुके हैं। देखिए, अभी का जो स्थिति चल रहा है नीतीश जी का, बहुत ही गड़बड़ स्थिति चल रहा है। हम लोग उनको इनकार करते हैं। हम लोग के मन में है कि एक बार तेजस्वी को मौका मिलना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जनता उनको क्या सोच करके वोट देती है, वो क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं चलता है। तो इस तरह से चूतिया बना रहे हैं पूरा कंप्लीट जनता को, हम लोग को चूतिया बनाया जा रहा है, ठीक है। वो अपने फायदा के लिए देखते हैं, जनता के फायदे की बात नहीं सोचते हैं। जनता देखता है कि किसके पास विजन है, उस हिसाब से वोट देता है उनको कि चलिए जिसके साथ सटे हुए हैं उनके थ्रू ये काम करवाएंगे। अपने काम तो कुछ हो रहा है। आपराधिकरण इधर के दौर में इतना ज़्यादा यहाँ हो गया है कि जिसका मैंने कोई सीमा नहीं है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार तेजस्वी यादव को मौका मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव को मौका। जी बिल्कुल। बार बार पलटी जो मारते हैं नीतीश कुमार, इससे क्या हुआ, इससे डिफरेंस आएगा? उनका जो है ना व्यक्तित्व तो घृणित होता जा रहा है, समझे। लोग बहुत घृणा के दृष्टिकोण से अब देखना शुरू कर दिए, समझे। कोई बेस नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। हर आदमी का कुछ न कुछ अपना सिद्धांत होता है। उनका इस प्रक्रिया करने के दौरान सब लोग जान गए, आम जनता, कि वो बेसलेस है, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। वो अपने कुर्सी को बचाने के लिए, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यही हम लोग के समझ में आ रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। आप युवा हैं जी।
किसको पसंद करते थे, तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार को ही पसंद करते हैं हम लोग, लेकिन नीतीश कुमार से बस यही सरकार से गुंजारिश है कि हम लोगों के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ सोचे, क्योंकि यहाँ अपना धंधा पानी की व्यवस्था लगाए, फैक्ट्री उक्ट्री, ताकि हम लोग अदर स्टेट में जाके अपना काम करने का हम लोग का मतलब मौका ना मिले। 9वीं बार नीतीश कुमार शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री पद का। तो वो नीतीश कुमार 9वीं बार लिए है, वो तो इंडिया थे, तो वो इंडिया के प्रत्याशी थे तो जीते ही थे, सरकार तो बना ही हुआ था, बस तो यही हुआ था थोड़ा मतभेद के कारण उनको सरकार गिर गया था, वो अपना दल बदल गया था, लेकिन फिर तो वो इंडिया में अपना वापसी हुआ है, बहुत अच्छा बात है। चलिए चाचा, आप कहाँ से आए हैं? हम आए मोतिहारी जिला से, बहुत दूर से जी। तो फिर एनडीए की सरकार आ गई, अब नीतीश कुमार फिर चले गए एनडीए में। अरे इंडिया में चला गया, कहीं जाओ, हम लोग को कोई रोजी, हम लोग पंजाब में काम करते हैं, बिहार में नहीं है काम। नहीं, बिहार में काम मिलेगा तब न करेंगे, यहाँ काम नहीं है। मोदी भी काम बताया था, कहाँ बता रहा है जो कहीं काम करे हैं। हम जी काम यहाँ नहीं मिलते तभी बाहर जाते हैं। नहीं मिलेगा तो हम बाहर नहीं जाएंगे, तो हम क्या करेंगे। नीतीश कुमार गए हैं, आज 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं, क्या कहेंगे? इस पे तो गलत कर रहे हैं, क्या और क्या ज़्यादा कहें। गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी का सरकार आना बिहार में ज़रूरी था, ऐसे तो जंगल था, जहाँ का देख रहे हैं, बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी था। जरूरी था जी, आज आ गए तो सही किए नीतीश जी, एकदम परफेक्ट किए। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। किन्हीं का कहना है कि नीतीश कुमार ने सही किया है, किन्हीं ने कहा है कि धोखा किया है। सब लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से 9वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। इस बार उन्होंने एनडीए गठबंधन के साथ में सरकार चलाने की बात कही और शपथ लेने के बाद से बिहार में जो है हलचल तेज है और देखना होगा कि ये सरकार अब कितने दिन चलती है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जो अब कथावाचक बन गए हैं, वे नील सेना की ओर से आयोजित कथा यज्ञ में शामिल होने मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। इस बात की जानकारी देते हुए श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के आयोजक नील सेना के अध्यक्ष राजेश रमैया ने बताया कि पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सोमवार को 1 घंटा कथा करेंगे। इससे पहले रविवार को छत्तीसगढ़ से आई कथावाचिका यामिनी साहू कथा का श्रवण कराया। राजेश रमैया ने बताया कि सोमवार से सिंदूर दान का कार्यक्रम चलाया जाएगा, जो कार्यक्रम का स्लोगन है कि एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे। जो महिलाएं अयोध्या राम मंदिर नहीं जा पा रही है, वे यहां आकर सिंदूर दान करे, उसे अयोध्या राम मंदिर में चढ़ाया जाएगा। उसे लेकर यहां से पैदल यात्रा राम सर्किट के साथ निकलेगा। क्या कुछ तैयारी है, कौन आ रहे हैं यहाँ कथा में? जय सिया राम आप लोगों को। ये 22 जनवरी से जो यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, अभी जो देख रहे हैं वो यामिनी साहू जी छत्तीसगढ़ की कथावाचिका है, उनके मुख अरविंद से यहाँ कथा का आयोजन किया गया है और ये 7 दिवसीय कथा है। 31 तारीख तक यहाँ कथा चलेगा और 30 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर पैदल यात्रा का उद्घाटन समारोह में महामहिम राज्यपाल महोदय जी आ रहे हैं और भगवा झंडी दिखा करके यात्रा का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे और बीच में और भी कलाकार इसमें आने वाले हैं। गलतफहमियां के कारण कुछ लोगों ने यहाँ पर 28 तारीख को निरहुआ का आने का पोस्टर ऐसे कर दिया, उनका बात हुआ था 28 और 8 को आने का, वो 8 और 28 के बीच में वो आएंगे, किसी दिन वो आएंगे, कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और एज ए राज्यपाल महोदय कल परसों आ रहे हैं। और ये इस कार्यक्रम के दौरान हम लोग एक कार्यक्रम रखे हैं, एक चुटकी सिंदूर दान करे, सीता का सम्मान करे, कुछ दूर साथ चले, सीता का सम्मान करे। सभी महिलाओं से कहना है कि अगर आप अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो इस आयोजन स्थल पर सिकंदरपुर स्टेडियम मेरीन ड्राइव रामेश्वर सिंह कॉलेज के पास आए, इस कथा में शामिल हो। कल से सिंदूर दान कार्यक्रम होगा। आप अगर अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो आपका सिंदूर सीता जी के लिए अयोध्या जाएगा, आपके लिए सौभाग्य की बात होगी और इस यात्रा से जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। महिलाओं का कहना है कि इस यात्रा को आप लोग विदाई में देने के लिए सुबह 11 बजे दिन मंगलवार यात्रा में जुड़िए और आप लोग सम्मिलित होइए। पूर्व IPS गुप्तेश्वर पांडे भी आने वाले थे। हाँ, कल शाम में 5 बजे तक 6 बजे तक पूर्व IPS गुप्तेश्वर पांडे जी भी आएंगे। उनका प्रवचन 1 घंटे का चाहे आधे घंटे का होगा और 11 तारीख को 11 बजे 30 जनवरी को वो भी शामिल रहेंगे यात्रा में।
गांधी पुस्तकालय परिवार की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के गोला रोड स्थित गांधी पुस्तकालय में आयोजित जयंती समारोह में उपस्थित जनों ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के छाया चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर उपस्थित विजय कुमार जायसवाल ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के मरणोपरांत 36 वर्ष बाद केंद्र सरकार की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया है। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। दलित और पिछड़ा समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी पूर्वक कार्य किया, दलित और पिछड़ों की आवाज बुलंद की, आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। इनके इसी विचारों के प्रचार प्रसार के लिए गांधी पुस्तकालय परिवार की ओर से आज उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे बहुत सारे समाज के वरिष्ठ और कर्पूरी जी के करीब से जानने वाले लोग उपस्थित हैं, जिन्होंने अपने वक्तव्य द्वारा कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और इस गांधी पुस्तकालय के प्रांगण में ये बहुत ही अच्छे वातावरण में इस कार्यक्रम को संपादित किया जा रहा है। और मैं तमाम लोगों का जो है उपस्थित हैं उनका धन्यवाद करता हूं और कर्पूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज गांधी पुस्तकालय परिवार की ओर से गांधी पुस्तकालय में हम लोग भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी जयंती समारोह मना रहे हैं। इस अवसर पर आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर हरिनारायण ठाकुर जी हैं, जो एमएस कॉलेज के अवकाश प्राप्त प्राचार्य हैं, रहे हुए हैं। हम लोगों का आज के दिन हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं केंद्र सरकार का, जिन्होंने मरणोपरांत करीब 36 साल उनका 1988 में उनका देवसान हुआ था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इन्हें भारत रत्न की उपाधि दी। निश्चित रूप से हमारे अपने समाज के लिए, दलित पिछड़ों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम इसे मानते हैं। और अब सवाल ये उठता है कि उन्हें क्यों दिया गया। निश्चित रूप से उन्होंने जो संघर्ष किया देश के लिए, उनकी शुरुआत हो जाती है राजनीतिक जो उनकी प्रतिबद्धता बढ़ी वह भारत छोड़ो आंदोलन से बढ़ी। और उसके बाद लगातार कई बार वो विधायक भी रहे, विधायक के रूप में कभी उन्हें हार भी खानी पड़ी। लेकिन जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने अंग्रेजी भाषा का उन्हें विरोध किया और हिंदू भाषा का ज़बरदस्त समर्थन किया। जब आरक्षण के लिए उन्होंने संघर्ष किया और परिणाम स्वरूप आज हमारे बीच उनकी जो आरक्षण की जो सोच थी वह लागू रहा। उस समय काफ़ी संघर्ष करना पड़ा तमाम हम बिहार वासियों को, परिणाम स्वरूप हमें सफलता मिली। तो उनकी ईमानदारी, उनकी देश के प्रति प्रतिबद्धता, कर्तव्यनिष्ठा, यह आज हमारे लिए अनुकरणीय विषय है। हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, अपने समाज के लोगों से, कि जिस साल की जो ईमानदारी का परिचय है, आप देखें आज भी पितौजिया जा कर के तो एक फूस का मकान आज भी उनके पास है। तो ये इससे बड़ा ईमानदारी का नमूना क्या हो सकता है। तो हम लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए कि हम अपना जीवन जो है जहाँ तक हो सके सादगी जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें। ईमानदारी जो उनके जीवन का एक उद्देश्य था ईमानदारी, उस ईमानदारी को भी वो लेकर के चले। परिणाम स्वरूप आज मेरे ख्याल से उनके जाने के बाद कुछ जो एक पैतृक संपत्ति था वही उनके पास रह गया। उसके बाद उन्होंने किसी चीज़ में बढ़ापा उसे ये नहीं कर पाए। तो ये थे उनके विचार, और उन्हीं विचारों को हम लोग चाहते हैं कि इसके माध्यम से, इस जयंती समारोह के माध्यम से उनके विचारों का प्रचार प्रसार करें।
नए सत्र 2024-25 में नामांकन के लिए रविवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित संत जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रवेश परीक्षा ली गई। एक तरफ जहां छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों का हुजूम नजर आया। सभी अपने बच्चों को यहां एडमिशन कराने को उत्सुक दिखे। पिछले वर्षों में इस स्कूल ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की है। वोट की सफलता इसका परिचायक है। रविवार 28 जनवरी को आयोजित प्रवेश परीक्षा बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुई, जिसका परिणाम 29 जनवरी को घोषित कर दी जाएगी। नामांकन 1 से 7 फरवरी एवं क्लास की शुरुआत 4 अप्रैल 2024 से की जाएगी। जिन विद्यार्थियों का किन्हीं कारणवश पंजीकरण नहीं हो पाया, वैसे विद्यार्थियों के लिए आगामी मार्च 2024 में एक निश्चित तिथि की घोषणा की जाएगी। टेस्ट देने आए 9th एडमिशन टेस्ट है। ये सर कैसा क्वेश्चन था? इजी क्वेश्चन थे, थोड़े हार्ड थे। इजी था? यस सर, थोड़े कैसे हार्ड पता चला कि यहीं पे टेस्ट और भी स्कूल है यहीं पे कोई पढ़ता है या जानकारी कैसे मिला? मेरे दादाजी के दोस्त थे ना, वो उनके जरिए। तो क्या बोला, बताया वो? वही स्कूल के बारे में, कैसा स्कूल है वगैरह। पढ़ाई अच्छा होता है बताया? होता है, पढ़ाई अच्छा होता है। किस क्लास का टेस्ट देने आप? अभी 9th में। क्लास 8। एडमिशन टेस्ट है? यस सर। कैसे पता चला कि अच्छा पढ़ाई होता है या क्या कुछ? मेरे घर के पास एक फ्रेंड रहती है, तो उसके पढ़ाई से पता चला कि यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, डिसिप्लिन अच्छा है, इसी वजह से। 7th का कैसा क्वेश्चन है? अच्छा है। एडमिशन हो जाएगा? यस सर। कहाँ से आई हो? दामू चौक। कैसे पता चला कि यहीं पे एडमिशन करवाना है और भी स्कूल? मैं भाई की वजह से। भाई यहाँ पढ़ता है? यस सर, पढ़ता था, अब नहीं। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? अच्छा होता है। के लिए देने हैं। कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया है। एडमिशन हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे पता चला कि स्कूल में admission? मेरी दीदी पढ़ती है स्कूल में, वो बोलती है कि अच्छा स्कूल है, उसको पढ़ाई अच्छा होता है। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। कहाँ से आया? हम मुजावलिया से आए हुए हैं। क्लास 9th का। कैसा क्वेश्चन था? अच्छा था। कैसे पता चला कि यहीं पढ़ना है, कैसा पढ़ाई होता है, इसकी जानकारी लिए होगे? मेरी बहन पढ़ती थी, तो क्या बताई थी? कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। करवाने आए टेस्ट? 8। कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। उम्मीदें एडमिशन हो जाएगा? यस। कहाँ से आई हो? देवरिया कोठी। क्या नाम हो गया? 8। कहाँ से आई हो? देवरिया से। कैसे पता चला कि यहीं पे पढ़ना है? कैसे? सुनते थे सबसे, मेरे सर बताते थे। क्या बताते थे? वो कि स्कूल अच्छा है, पढ़ाई अच्छा होता है यहाँ पे। पढ़ाई अच्छा होता है, पता चला है? यस। एग्जाम कैसा? मैं क्लास 7 का टेस्ट देने आई हूँ। मेरा नाम वंशिका पालीवाल है। कैसा गया टेस्ट? अच्छा गया। एडमिशन हो जाएगा? लगता तो है। कैसे पता चला कि यहीं पे सोची होगी कैसे कि यहाँ पे पढ़ना है? मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती है, तो मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन देती रहती है। मतलब अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कैसा गया एग्जाम? अच्छा ही गया। अच्छा गया। कहाँ से आए हो? गोसाई टोला। किसी से पता किए होगे कैसा स्कूल है, कैसा पढ़ाई होता है, इसे पता किए थे? पेरेंट्स पता किए थे। किस क्लास में करवाने हैं? 3 क्लास 2 क्लास और UKG। स्कूल के बारे में पता किए होंगे कैसा है नहीं? जी हाँ, तो स्कूल के बारे में तो पता चला अच्छा स्कूल है, इस वजह से बच्चे के एडमिशन के लिए। कहाँ से आए हैं? मारीपुर से। बच्चे का एडमिशन कराने के लिए। किस क्लास में? 2 और 4। स्कूल के बारे में पता किए होंगे कैसा स्कूल है नहीं है? स्कूल जानकारी करके ही है। कैसा पता चला? अच्छा। कहाँ से आए हैं? हम मोतीपुर से आए। किस क्लास में? और हमारा बच्चा 8 क्लास में एडमिशन करना है टेस्ट देने के लिए। इससे पहले भी मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ा है, इसलिए डिसिप्लिन और भी सब चीज़ अच्छा है, इसलिए हम फिर दूसरा भी, ये हमारी भतीजी है उसके लिए आए हैं। हमारा बेटा भी यहाँ 10 करके निकला है 2-3 साल पहले। तो सर भगवानपुर मुजफ्फरपुर। ये है क्लास 9th में, मानसी प्रिया नाम है। पढ़ाई लिखाई सब अच्छा है। तो मेरा छोटा बच्चा है जो क्लास 7 में इस बार टेस्ट देने के लिए लाए हैं, और एक बच्ची भी है जिसका 9th में टेस्ट होने वाला है। तो यही कराना है, एडमिशन कराना है यहीं पे।
स्कूल का डिसिप्लिन कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। यही तो है कि इससे पहले 9th में मेरी बच्ची थी, इस बार 2 बच्चे का और एडमिशन करा रहे हैं। अच्छा पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छा है। कहाँ से आए? हम तो इससे मेरा घर पर मुझे पता करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ऑलरेडी हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड द टीचर्स बिहेवियर ऑफ दिस स्कूल। दैट्स व्हाई दिस इज माई 3rd चाइल्ड इन दिस स्कूल। आई एम गोइंग टू एडमिशन। कहाँ से आए? आई एम बिलोंग्स टू मारीपुर। जोसफ स्कूल पानापुर में क्लास 7 और दूसरा मेरा बच्चा है क्लास 3 के लिए एडमिशन के लिए टेस्ट दिवला है। कैसे पता चला होगा कैसा पढ़ाई होता है यहाँ के बारे में पता किया? नहीं, जानकारी ली है, बस यहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी और लोगों से लिए हैं, तो पढ़ाई लिखाई बताएं कि सब संतोषजनक है और मेरा बच्चा पढ़ा है तो पता चल रहा है कि अब क्या स्थिति हुआ, तो खैर पढ़ने के बाद ही बताएंगे। और फिलहाल डिसिप्लिन बहुत स्कूल में देखा नहीं जा रहा है, यहाँ का डिसिप्लिन कैसा है? अभी तो देखें मिला जुला के ठीक ठाक लगा है, आगे के तो बच्चा ही बताएगा जो बच्चा का क्या मेरा डिसिप्लिन रह रहा है। सब गार्जियन चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े और अच्छा विद्यालय में जाए और पढ़े, डिसिप्लिन हो, और इसके बारे में बच्चा के तो फिर आगे का फ्यूचर देखेंगे क्या। बहुत ही है, एक लड़का दिया है 5 क्लास का और एक 8 क्लास की लड़की, और एक बड़ी वाली बउआ इसी स्कूल में पढ़ती है 9th क्लास में। अब उसका पढ़ाई अच्छा लगा, इसीलिए हम लोग देवरिया से आए हैं बुआ का एडमिशन करवाने के लिए। पढ़ाई अच्छा होता है? जी, पढ़ाई अच्छा होता है, टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। जी, बहुत कोऑपरेट करते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई प्रॉब्लम होता है तो कॉल तुरंत हो जाता है, किसी तरह का परेशानी नहीं है, इसीलिए दोनों बच्चा का भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। किस क्लास में एडमिशन कर? KG2 के लिए आए हैं। पता किए होंगे कैसा स्कूल है? स्कूल अच्छा पता चला कि अच्छा स्कूल है, इसलिए यहाँ पे आए कि KG2 में बच्चे के नाम लिखवाएं, और पता चला अगल बगल के बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए पता चला कि अच्छा स्कूल है, इसलिए यहाँ पे एडमिशन करवा रहे हैं। कहाँ से? हमारे यहाँ स्कूल में एडमिशन का टेस्ट हो रहा है, काफ़ी बच्चे उत्साहित हैं और पेरेंट्स भी उत्साहित हैं। इतना ठंड के बावजूद भी काफ़ी संख्या में बच्चे भाग लिए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले जो हमारा टेस्ट होगा मार्च में, उसमें इससे और अधिक बच्चे भाग लेंगे। अभी का जो टेस्ट है उसका रिजल्ट कब तक होगा? एडमिशन कब से? रिजल्ट का मेरा कल ही होगा और 1 फरवरी को हमारा एडमिशन शुरू हो जाएगा। एडमिशन टेस्ट हो रहा है, नर्सरी से लेकर 9 तक के बच्चों के लिए एडमिशन टेस्ट हो रहा है, जो हर साल होता है। इस बार भी ये फर्स्ट टेस्ट है, इसके बाद फिर दूसरा टेस्ट भी आयोजित किया जाएगा। इसका रिजल्ट कब तक आएगा? और इसका रिजल्ट कल ही आ जाएगा, यानी कल से इसके बाद मैंने 6-7 दिन का समय रहेगा, उसके भीतर लोगों को एडमिशन ले लेना होगा। जो बच्चे रिजल्ट में आएंगे उनका लिस्ट दिया जाएगा और उसके अनुसार एडमिशन होगा। फैमिली की एक मेंबर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल हमारे स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, बच्चे बढ़ चढ़ के हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर हम काफ़ी बच्चे को फेस करते हैं। कुछ बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कॉन्फिडेंट नहीं होते, काफ़ी नर्वस होते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा स्कूल उसको कंफर्ट लेवल पे लाते हैं और फिर जाके उसको प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरे अपने आसपास सारे इलाके में हमारे स्कूल की यही कोशिश है कि कैसे बच्चों को एडुकेट करें। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन उनके लिए भी गवर्नमेंट के थ्रू हमारे पास काफ़ी सारे पॉलिसीज़ है, जिसके थ्रू हम अपने स्कूल में उस बच्चे को इनवाइट करते हैं और एडुकेट करते हैं। ये प्रतिवर्ष की परंपरा है। आसपास के समाज के बच्चे, गार्जियन इस स्कूल में नामांकन के लिए प्रतीक्षारत रहते हैं। तो आज इस सिलसिले में सत्र 24-25 के लिए स्कूल एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा 9 तक के बच्चों ने भाग लिया। और रजिस्ट्रेशन हम लोग 26 जनवरी तक का डेट रखे थे, पर काफ़ी लोगों ने यह अनुरोध किया कि और बढ़ाया जाए, तो आज तक रजिस्ट्रेशन हुआ है और साथ ही साथ वो बच्चे टेस्ट में आए हैं। इस दरमियान हम लोगों ने 26 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करने वाले या जो पुराने अभिभावक बच्चे हैं उनके लिए कुछ विशेष छूट का भी प्रावधान कर रखा था और लोग उस छूट का लाभ लेने के लिए आतुर थे। नतीजन काफ़ी बच्चे और अभिभावक आ जाएँ, टेस्ट में भाग लिया उन्होंने, जिसका रिज़ल्ट कल अर्थात 29 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। और इसमें जो सफल बच्चे होंगे उनका एडमिशन 1 फरवरी से 7 फरवरी के बीच लिया जाएगा। इस 2 दिन में वो अपनी बाकी जो कागजात हैं
उसकी तैयारी कर लें, पूरी कर लें, इसलिए 2 दिन का समय दिया गया है। एडमिशन के बाद अप्रैल महीने में 4 अप्रैल से इनका नियमित क्लास शुरू हो जाएगा और इस बीच में वो स्कूल ड्रेस, बुक्स, स्टेशनरी और जो कुछ है मैनेज करें। ऐसा देखने से लगा है कि कुछ बच्चे तो नर्वस थे, लेकिन हमारे जो सहयोगी शिक्षकगण हैं उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और वह भी ढंग से लिखना शुरू कर दिए। कुछ गार्जियन और बच्चे अति उत्साहित थे और उनके बच्चे भी टेस्ट में भाग लिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विद्यालय का मोटो है कि अगर स्कूल यहाँ है तो यहाँ के समाज के लोग, उनके बच्चे शिक्षित हो, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें, अपने समाज परिवार का नाम रोशन करे, साथ साथ विद्यालय का नाम रोशन करे। इन्हीं सब भावना को रखकर आज का टेस्ट लिया गया है। लेकिन अभी अभी जानकारी मिल रही है फ़ोन के द्वारा और कई माध्यम से कि बहुत सारे लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कराने और टेस्ट देने के इच्छुक हैं जो इस समय चूक गए हैं। तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि इस एडमिशन के बाद अगर कुछ सीट बचती है तो एक और टेस्ट हम मार्च महीने में आयोजित करेंगे जो रेगुलर क्लास शुरू होने से पहले हो। इन्हीं सब आशा के साथ बच्चों को हम शुभकामना देते हैं। जो आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।